हेलो एवरीवन। आज है 19 अगस्त और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक कि पीएम मोदी ने ग्लोबल कॉम्पैक्ट प्रपोज किया है और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की सबमिट किया है। वहीं दूसरा टॉपिक है यूपीएससी ने 45 लेटरल एंट्री पोस्ट निकाली हैं और इसमें क्या क्रिटिसिज्म ड्रॉ हो रहा है। फिर तीसरा टॉपिक है आईएमडी रेन फोरकास्ट करता कैसे है और इसके प्रिडिक्शन इस साल इतने गलत कैसे हुए हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईरान का स्टॉर्म 2035 ऑपरेशन क्या है। उसके बाद का टॉपिक है कि सूडान में कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है। और आज का लास्ट टॉपिक है कि मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स क्या तो शुरू होता है। करते हैं आज के पहले टॉपिक से, जो कि है पीएम मोदी प्रपोजेस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। अब ये शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ होता क्या है। ब्रांड लाइन है जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को डिवाइड करती है, जहां ग्लोबल साउथ मेनली एशिया, अफ्रीका, साउथ और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज से मिल के बनता है। वहीं ग्लोबल नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज़ का है। अब ये लेकिन स्ट्रिक्ट जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे नहीं है। ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ और ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज़ में बहुत सारे पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जिसमें सबसे मेन ये है कि जो ग्लोबल नॉर्थ है डेवलप्ड माना जाता है, वहीं ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ या तो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और कई सारी सिमिलैरिटीज़ हैं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ में, जैसे इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज़ की। ये कंट्रीज़ ज़्यादातर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे बेस्ड हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर है इन कंट्रीज़ में, और इन कंट्रीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़ ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। अब इंडिया ने अपने आप को ऐसा पोजीशन कर लिया है कि ये एक लीडिंग वॉइस बन जाए ग्लोबल साउथ का, ताकि इन कंट्रीज़ के कंसर्न्स, चैलेंजेस और एस्पिरेशंस को दुनिया के सामने ला सकें। इसी वजह से इंडिया पिछले 3 साल से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें इस साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट प्रपोज किया है। और ये कहा है कि जितने भी 20th सेंचुरी के ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि यूएन है, वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है, ये सब फेल हो गया है इस सेंचुरी के चैलेंजेस को एड्रेस करने में। ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो भी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेट करे हैं ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ ने, उससे इंस्पायर होकर के बनाए गए हैं। जिसमें सबसे पहला है डेट फ्री डेवलपमेंट। इस कॉम्पैक्ट में ये बताया गया है कि जितने भी नीडी कंट्रीज़ हैं जिनको डेवलपमेंट फाइनेंस की ज़रूरत है, उनको डेट के नाम पे बोझ नहीं डाला जाएगा, जैसे चाइना करता है अपने डेट ट्रैप के साथ, जिसका एग्जाम्पल हम लोग श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट में देख सकते हैं। चाइना ने श्रीलंका को फाइनेंस प्रोवाइड किया था ताकि वो अपना हम्बन टोटा पोर्ट को सही कर सके, और उस डेट को ना चुका पाने के चक्कर में चाइना अब हम्बन टोटा पोर्ट को कंट्रोल करता है, और जिसको चाइना ने 99 साल की लीज पे ले लिया है। फिर इस कॉम्पैक्ट में आते हैं फोकस एरियाज़, जिसमें बताया गया है कि प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा ट्रेड फॉर डेवलपमेंट को। इसका मतलब ये है कि कंट्रीज़ इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो, जिससे डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है उस कंट्री का। और ये होगा मार्केट एक्सेस बनाने से, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करने से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से, और उस कंट्री को इंटीग्रेट होना पड़ेगा ग्लोबल वैल्यू चेन्स में। फिर आता है टेक्नोलॉजी शेयरिंग। जितने भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं उनको आपस में टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ेगी ताकि ग्लोबल साउथ एज अ होल डेवलप हो। और इस कॉम्पैक्ट का फोकस एरिया है कंसेशनल फाइनेंसिंग या फिर ग्रांट्स। इन तीनों को अचीव करने के लिए इंडिया ने $2.5 मिलियन का एक स्पेशल फंड बनाया है, और एडिशनल $1 मिलियन भी इसमें दिए हैं ताकि ये कॉस्ट पूरा हो सके। और इस समिट में इंडिया की तरफ से ये भी बताया गया है कि अब ग्लोबल साउथ को यूनाइट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के बोलना पड़ेगा, ताकि डेवलप्ड नेशंस उनके चैलेंजेस और कंसर्न्स पे फोकस करें। और नेक्स्ट मंथ यूएन फ्यूचर समिट है, उसमें ये सारे पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूपीएससी एडवर्टाइजेस 45 लेटरल एंट्री पोस्ट्स। अभी रिसेंटली यूपीएससी ने 24 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के लिए 45 पोस्ट निकाली हैं, जिसमें शामिल हैं डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट्स। और ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी 3 साल के लिए। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो ये 5 साल तक एक्सटेंड हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अप्लाई नहीं कर सकता है। यूपीएससी का मेन काम है रिक्रूटमेंट का,
ये इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए लोगों को रिक्रूट करती है। जहाँ कोई अगर आईएएस ऑफिसर बनता है, वो नेचुरली जूनियर पोजीशन से शुरू करता है, जो कि मिलती है एसडीएम की। लेकिन लेटरल एंट्री में क्या होता है कि ये लोग मिड लेवल या फिर हाई लेवल पोस्ट से ज्वाइन करते हैं। लेटरल एंट्री एक प्रैक्टिस है जिसमें लोगों को रिक्रूट किया जाता है फ्रॉम आउटसाइड द ट्रेडिशनल गवर्नमेंट सर्विस कैडर्स, और इससे मिड और सीनियर लेवल की पोजीशंस को फिल किया जाता है। इसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, जब पहली बार लेटरल एंट्री की वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन इसका हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस भी है। ये सबसे पहले रेकमेंड किया गया था सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट में, जो कि हुई थी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वीरप्पा मोइली, और उन्होंने एडवोकेट किया था इस लेटरल एंट्री को, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट की पोजीशन पे चाहिए होती हैं कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो कि अवेलेबल नहीं होती हैं विद इन ट्रेडिशनल सिविल सर्विसेज। इसी गैप को फिल करने के लिए प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर से, एकेडमिया से या पीएसयूज से, ताकि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव करा जा सके और गवर्नेंस भी इम्प्रूव करी जा सके। अब लेटरल एंट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, जिसमें सबसे पहला है लैक ऑफ रिजर्वेशन। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, जहाँ पे एससी एसटी या ओबीसी का कोई भी रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है लेटरल एंट्री में। दूसरा बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है एम्बिग्यूटी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसे यूपीएससी का नॉर्मल रिक्रूटमेंट एकदम ट्रांसपेरेंट और क्लैरिटी के साथ होता है, वहीं क्रिटिक्स ने पॉइंट किया है कि लेटरल एंट्री में कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है, ना ये डिटरमाइन करने की कि कैसे वैकेंसी निकाली जा रही है, ना शॉर्टलिस्ट करने की, और ना सूटेबिलिटी इवैल्यूएट करने की कोई क्लियर पॉलिसी है। तीसरा बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है पॉलिटिकल एलिगेशंस। क्रिटिक्स ने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट लेटरल एंट्री को यूज़ करके ऐसे इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हैं हाई पोजीशन पे, जो कि उनके बहुत लॉयल होते हैं, और ये अंडरमाइन करता है न्यूट्रलिटी सिविल सर्विसेज की। एक और क्रिटिसिज्म ये देखने को मिलता है कि अगर कोई लार्ज स्केल लेटरल इंडक्शन होता है सिविल सर्विसेज में, तो वो सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो लोग डिमोटिवेट होंगे, और ये चीज़ उन टैलेंटेड ऑफिसर्स को डिस्करेज भी करेगी कंटिन्यू करना इस सर्विस में। लास्ट क्रिटिसिज्म ये देखने को मिलता है कि डर भी है इस सिलेक्शन प्रोसेस में, कि ये सिलेक्शन प्रोसेस बायस्ड होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि एक सर्टेन बैकग्राउंड या फिर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और इस चक्कर में जो ब्यूरोक्रेसी में डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस होना चाहिए वो नहीं रह जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आईएमडी रेन फोरकास्ट फॉर मुंबई रॉन्ग बाय 42% इन जुलाई। आईएमडी यानी कि इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना डेली फोरकास्ट बताता है हर दोपहर 1 बजे, जिसमें सुबह के 8:30 बजे से लेकर के अगली सुबह के 8:30 बजे तक का वेदर प्रिडिक्टेड रहता है। आईएमडी अगले 2, 3 और 5 दिन का भी वेदर प्रेडिक्ट करता है, लेकिन सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो होता है वो ये 24 घंटे का प्रेडिक्शन होता है। आईएमडी रेन वार्निंग के लिए 4 कलर कोड प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहला है ग्रीन, जिसमें या फिर एकदम बारिश नहीं होगी या फिर इतनी हल्की फुल्की बारिश होगी कि कोई एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा कलर कोड है येलो, जहां हैवी रेन का प्रिडिक्शन किया जाता है, जिसमें 24 घंटे में 64.5 mm से लेकर के 115.5 mm तक की बारिश होगी, और पब्लिक को थोड़ा सतर्क रहने को कहा जाता है। तीसरा कलर कोड होता है ऑरेंज, इसमें बहुत ज़्यादा रेन की प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें 115 से लेकर 204 mm तक की बारिश होने की संभावना रहती है अगले 24 घंटे में, और इसमें पब्लिक को वार्न किया जाता है कि वो प्रिपेयर्ड रहें इतनी बारिश के लिए। और वहीं लास्ट कलर कोड होता है रेड, जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के प्रिडिक्शन होते हैं, जहां 204 mm से भी ज़्यादा रेनफॉल का फोरकास्ट किया जाता है, और इसमें इस इतनी बारिश से बचने के लिए कुछ ना कुछ एक्शंस लिए जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जुलाई में जो आईएमडी ने वेदर फोरकास्ट किया था मुंबई के लिए, वो लगभग 42% गलत था, और इस पूरे मंथ में आईएमडी ने 4 बार ऐसा किया है कि अपने फोरकास्ट और वार्निंग को 2 बार चेंज किया है 24 घंटे की विंडो में। और 8 जुलाई को जब आईएमडी ने फोरकास्ट किया था येलो कलर कोड, जिसमें 115 mm से ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए थी 24 घंटे में, वहीं मुंबई में 267 mm की बारिश हुई थी, और सिवियर फ्लडिंग आ गई थी पूरे शहर में। अब मुंबई का एडवांस्ड वेदर रेडार सिस्टम वर्क कैसे करता है। मुंबई में 2 सोफिस्टिकेटेड डॉपलर वेदर रेडार लगे हुए हैं, एक आईएमडी के कोलाबा ऑब्जर्वेटरी में और एक वेरावली में। अब ये डॉपलर वेदर रेडार सिस्टम वर्क कैसे करता है। मान लिए एक एंटेना है जिसमें एक ट्रांसमीटर भी लगा हुआ है, ये चारों डायरेक्शन में रेडियो और माइक्रोवेव सेंड करता है।
अब जहाँ पर भी बारिश हो रही होगी उससे ये माइक्रो और रेडियो वेव्स टकराएंगी, स्कैटर होंगी हर डायरेक्शन में, और ये डिटेक्ट होंगी इस रिसीवर के थ्रू। अब यही रेनफॉल ये रेडार के डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगी वो ज़्यादा होगी जो भेजी गई थी उस फ्रीक्वेंसी से, और ये अगर अवे फ्रॉम रेडार जा रही है तो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। और इसी प्रोसेस से डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ये रेडार साइक्लोन भी डिटेक्ट करने में काम आते हैं, और ये दूसरे वेदर डेवलपमेंट भी डिटेक्ट कर सकते हैं जैसे कि थंडर स्टॉर्म। और इन थंडर स्टॉर्म को डिटेक्ट करने के लिए ये रेडार हर 10 मिनट पे स्कैन करते हैं वेदर को। अब आईएमडी के 2 रेडार के अलावा जो मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है बीएमसी, वो 140 रेडार और ऑपरेट करती है। इतनी सारी रिसोर्सेज होने के बावजूद आईएमडी के फोरकास्ट, स्पेशली सिटी स्पेसिफिक जो होते हैं, वो ऑफन लैक करते हैं एक्यूरेसी में और टाइमलीनेस में। और आईएमडी ने ये एक्नॉलेज भी किया है इतने सारे इम्परफेक्शन, लेकिन कहा है कि पिछले लास्ट डेकेड से इस फोरकास्ट की एक्यूरेसी 40 से 50% बढ़ चुकी है। आईएमडी का ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गया है पिछले कुछ साल में, जो कि अब 400 से ज़्यादा वेदर स्टेशन ऑपरेट करता है। उसके अलावा 1000 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 1300 ऑटोमेटिक रेन गेज भी ऑपरेट करता है। लेकिन तब भी ये जो वेदर सिस्टम में अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती है, पर्टिकुलरली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में, ये एक्सपोज करता है लिमिटेशंस जो कि करंट फोरकास्टिंग मॉडल में हैं। और मुंबई की प्रॉक्सिमिटी सी और घाट से ये और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड कर देती हैं करना, जिससे वेदर को फोरकास्ट करना और चैलेंजिंग हो जाता है। और इसी में दूसरे फैक्टर्स जैसे कि ओशन और लैंड टेम्परेचर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे इरिगेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो इससे कन्वेक्शन रेनफॉल की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉर्म 2035। उससे पहले जान लेते हैं कि इन्फ्लुएंस ऑपरेशन क्या होता है। मान लीजिए कंट्री है जो दूसरे कंट्री में मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ के पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट कर सके और वहाँ के डिसीजन मेकिंग को भी मैनिपुलेट कर सके। इस चीज़ को इन्फ्लुएंस ऑपरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहा है और चाइना का कोई ग्रुप है, वो चाहता है कि पाकिस्तान की एक पर्टिकुलर पार्टी आए सत्ता में, तो वो अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट इतनी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगेगा ताकि वहाँ के पब्लिक का ओपिनियन स्वे कर सके और जिस पार्टी को वो ग्रुप चाहता है वो सत्ता में आ सके, ताकि उस ग्रुप या उस कंट्री का फ़ायदा हो। इसी को कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑपरेशन। यही चीज़ रिसेंटली ईरान ने करी है यूएस इलेक्शन में। ईरान ने 4 वेबसाइट क्रिएट करी जो एज अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट करती थी और जिससे यूएस वोटर्स को टारगेट किया जा रहा था। ये वेबसाइट एक्सप्लॉइट करती थी इश्यूज जैसे एलजीबीटी की राइट्स या फिर इसराइल हमास वॉर। और ये यूएस इलेक्शन के अलावा और कई ग्लोबल इश्यूज को कवर कर रहा था ये ऑपरेशन, जैसे कि वेनेजुएलन में पॉलिटिक्स, लैटिन राइट्स इन द यूएस, फ़लस्तीन में सिचुएशन, स्कॉटिश इंडिपेंडेंस या इसराइल का पार्टिसिपेशन ओलंपिक गेम्स में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वेब ट्रैफिक आ सके इन वेबसाइट्स पे। और ये ग्रुप यूज़ कर रहा था चैट जीपीटी, जिससे ये लॉन्ग आर्टिकल्स जनरेट कर सके और सोशल मीडिया कमेंट्स भी जनरेट कर सके। चैट जीपीटी के यूज़ से ये भी फ़ायदा था कि ये मिमिक कर सकते थे अमेरिकन यूज़र्स के लैंग्वेज का पैटर्न। अब चैट जीपीटी जो ओन करती है कंपनी ओपन एआई, उसने इन वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया और जितने भी अकाउंट्स यूज़ किए जा रहे थे इस काम में उन सबको ब्लॉक कर दिया है। अब इस टाइप के कोवर्ट ऑपरेशंस के इम्पैक्ट को मेजर किया जाता है ब्रुकिंग्स ब्रेकआउट स्केल से, जो कि एक स्केल है 1 से लेकर के 6 तक, जिसमें 1 होता है कि बहुत कम इम्पैक्ट हुआ है और 6 होता है कि हाईएस्ट इम्पैक्ट हुआ है। और इस स्केल में इस ऑपरेशन को वैल्यू दी गई है 2। इसका मतलब है कि कोई रियल इम्पैक्ट नहीं हुआ है और ज़्यादा कंटेंट भी शेयर नहीं किया गया है। मई में ओपन एआई ने रिवील किया था कि ये इस तरीके के कोवर्ट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन को डिसमेंटल करने में बहुत काम कर रहा है और टूल्स जनरेट कर रहा है ताकि इस टाइप के कोवर्ट ऑपरेशंस को पकड़ा जा सके। ऐसा ही एक रशियन आउटफिट था जिसको ओपन एआई ने नाम दिया था बैड ग्रामर। ये टेलीग्राम का यूज़ करके टारगेट करता था यूक्रेन, मोल्डोवा और बाल्टिक स्टेट्स को। एक और रशियन बेस्ड ऑपरेशन था डॉपलगैंगर नाम का।
एक इसराइल का ऑपरेशन था जेनो जेनो नाम का, और ईरान का एक ग्रुप था जिसका नाम था IUVM यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ वर्चुअल मीडिया। ये सभी ग्रुप्स चैट जीपीटी का यूज़ करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स या 9gag पे कमेंट लिखते थे, और न्यूज़ स्टोरीज और आर्टिकल पोस्ट करने के लिए भी चैट जीपीटी का यूज़ करते थे। इन्हीं सब चीज़ों पे ओपन एआई ने बताया है कि अब कंपनी कोलैबोरेट कर रही है यूएस फेडरल एजेंसीज के साथ, ताकि इन एआई मॉडल्स के सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को इन्हांस किया जा सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान। पहले थोड़ा सूडान के बारे में जान लेते हैं। सूडान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है जो कि बॉर्डर्ड है 7 अलग कंट्रीज से और एक सी से। सी है रेड सी, और कंट्रीज हैं नॉर्थ में इजिप्ट, नॉर्थ वेस्ट में लीबिया, वेस्ट में चैड, साउथ वेस्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ में साउथ सूडान, साउथ ईस्ट में एथियोपिया और ईस्ट में एरिट्रिया। और इसका कैपिटल है खार्तूम, जो कि ब्लू नाइल और वाइट नाइल के कॉन्फ्लुएंस पे है। और मॉडर्न पीरियड में सूडान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशल अपहीवल देखने को मिला है, जिसमें इंक्लूडेड हैं सिविल वॉर्स भी, और साउथ सूडान का सेसेशन भी जो 2011 में हुआ था। सूडान में अभी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट चल रही है जो कि एक मिलिट्री कू के बाद बनाई गई थी। अब मेन कॉजेज़ क्या हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के? सबसे पहला है पावर स्ट्रगल। सूडान की जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस है SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्स है, उन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल चल रहा है काफ़ी टाइम से, और दोनों ही चाहते हैं इस कंट्री को कंट्रोल करना। दूसरा मेजर कॉज है हिस्टोरिकल टेंशन। सूडान की हिस्ट्री रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, जिसमें बहुत सारे कू भी हुए हैं और सिविल वॉर्स भी हुई हैं। और ये सब हुआ है जब सूडान 1956 में इंडिपेंडेंट हो गया है उसके बाद। जो काफ़ी समय से सूडान का डिक्टेटर था उमर अल बशीर, उसका 2019 में ओवरथ्रो होने के बाद एक बहुत ही फ्रेजाइल ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई गई, जो 2021 में एक मिलिट्री कू के बाद हटा दी गई थी। तीसरा मेजर कॉज है इकोनॉमिक फैक्टर। सूडान की इकोनॉमी क्राइसिस में कई साल से है, और इसके पीछे मेन वजह है करप्शन, मिसमैनेजमेंट और इंटरनेशनल सैंक्शन। और यहाँ की जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बची हुई हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, स्पेशली यहाँ की गोल्ड माइंस के लिए। इसी चक्कर में टेंशन बहुत ज़्यादा फ्यूल रहता है राइवल फैक्शंस के बीच में। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और मेजर इशू है एथनिक और रीजनल डिवीजन। जो सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है, वो माना जाता है कि उसका ओरिजिन जंजावीद मिलिशिया में हुआ था, जो कि दारफूर कॉन्फ्लिक्ट में भी इन्वॉल्व थी। और इनको अक्यूज़ किया जाता है कि नॉन अरब पॉपुलेशन के अगेंस्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कमिट करी हैं। पांचवा कॉज है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के रीजनल डायनामिक्स ने भी यहाँ की सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज़ और इंटरनेशनल पावर्स के अलग अलग इंटरेस्ट हैं सूडान में। इसी चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और एक और कॉज है फेल्ड पीस प्रोसेसेस। यहाँ पे बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं पीस टॉक्स और सीज फायर के लिए, लेकिन कोई इंक्लूसिव पीस प्रोसेस नहीं बन पाया है ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जा सके। अभी रिसेंटली यूएस स्पॉन्सर्ड टॉक्स भी चल रही थी ताकि ये जो 16 महीने से जंग चल रही है यहाँ पे, ये ख़त्म करी जा सके। लेकिन उसके बावजूद सूडान पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अटैक किया है, जिसमें 80 लोगों की जान गई है। आज का लास्ट टॉपिक है मल्टी डिमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, जो कि रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली ने लॉन्च किया है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है जो हर कंट्री की वल्नरेबिलिटी को एसेस करेगा, यानी कि कंट्री कहाँ कहाँ एक्सपोज्ड है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वहाँ पे। और ये खासकर किया जा रहा है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए और डेवलपिंग नेशंस के लिए। अब इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं? सबसे पहला है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। इसमें इंडिकेटर्स यूज़ किए जाएंगे जैसे जीडीपी पर कैपिटा, उस कंट्री का डेट लेवल, या फिर उस कंट्री का ट्रेड डिपेंडेंसी। जीडीपी पर कैपिटा होता है कि उस कंट्री का जितना भी जीडीपी है उसको उसके कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए। वहीं डेट लेवल उस कंट्री का इंटरनल और एक्सटर्नल डेट को मिला करके कैलकुलेट किया जाता है। और ट्रेड डिपेंडेंसी मतलब होता है कि वो कंट्री दूसरे कंट्रीज़ पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा डायमेंशन है एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी। इसमें आता है कि वो कंट्री कितना नेचुरल डिज़ास्टर्स से एक्सपोज्ड है, उस कंट्री में क्लाइमेट चेंज से कितना इम्पैक्ट हो रहा है, और उस कंट्री का बायोडाइवर्सिटी लॉस कितना है।
और इन तीनों चीज़ों से पता चलेगा कि वहाँ के एनवायरनमेंट में कितनी वल्नरेबिलिटी है। तीसरा डायमेंशन है सोशल वल्नरेबिलिटी। इसमें कंसिडर किया जाएगा हेल्थ केयर का एक्सेस, फिर आएगा वहाँ का एजुकेशन लेवल कि लोग वहाँ के कितने एजुकेटेड हैं, और तीसरा आएगा इनकम इनइक्वालिटी। अब एग्जैक्टली इस इंडेक्स का पर्पस क्या है? सबसे पहले तो इसमें ये पता चलेगा कि हर कंट्री की वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं वो यूनिक हैं, और उसी यूनिक वल्नरेबिलिटी को ये हाईलाइट करेगा। फिर ये भी हाईलाइट करेगा कि किस कंट्री को कंसेशनल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है कि वो कंट्री उस एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी को एड्रेस कर सके। फिर ये उस कंट्री के पॉलिसी मेकर्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा जब ये हाईलाइट करेगा उस कंट्री की वल्नरेबिलिटीज़ को एकदम कायदे से। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और डोनर्स की भी मदद करेगा ताकि वो अपने रिसोर्सेज और कायदे से एलोकेट कर सकें, ताकि उनका एड जो है वो सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशन तक पहुंच सके।